डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। उम्मीद है कि आपकी बीपीएससी 7th फेज की जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी पूरे जोश और उसके साथ चल रही होगी। उसी क्रम में हम लोग बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस आज हम लोग ने एक नया काम किया है कि पॉलिटिकल साइंस से संबंधित एक मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें जो आपका पूर्ण सिलेबस है, सिलेबस के पैटर्न पर आधारित प्रश्नों की सीरीज है। इसको आप न तो ये प्रश्न ज़्यादा ही इजी है, नहीं हार्ड है, जो आपका बीपीएससी जैसे एग्जाम दे रहा है उसी के पैटर्न पर इसको तैयार किया गया है। एकदम मॉडरेट है और प्रयास ये किया गया है कि जो आपसे प्रश्न छूट गए हैं उसको हम लोग इसमें शामिल किए हैं। तो आप घबराइएगा नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमको आता नहीं। बस बतौर रिवीजन एक पूरे सिलेबस को कवर करना बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए हम लोग मॉडल पेपर इस आगे भी मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे और टॉपिक वाइज भी मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। तो आइए इसमें हम लोग 120 प्रश्नों को यानी 120 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए। आगे बढ़ने से पहले वही आपसे पुराना घिसा पिटा रिक्वेस्ट, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार है, फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अब इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और एक और रिक्वेस्ट, चैनल को सपोर्ट कीजिए। हम लोग इतना मेहनत करते हैं तो उसको ज़रूर आपको सपोर्ट करना चाहिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए, करना चाहिए सभी लोगों को। इसलिए आप चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सही कथन कौन सा है ये आपको बताना है। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द पोलिस से हुई है, जिसका अभिप्राय नगर राज्य। सही है। राजनीतिक दर्शन की प्रकृति वस्तुतः दार्शनिक है, जो कल्पना व तर्क पर आधारित है। सही है। राजनीतिक सिद्धांत कोई परिकल्पना मात्र नहीं है, यह राजनीतिक विज्ञान व तत्व दोनों है। सही, यानी तीनों कथन आपके सही होंगे, तो ऑप्शन पहला सही होगा। अगला प्रश्न देखिए कि किसके अनुसार राजनीतिक सिद्धांत एक खास तरह का शब्दों पर आधारित कथन है या शब्दों पर आधारित, ये मिसप्रिंट है। किसके अनुसार? तो ये राजीव भार्गव के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 3 कि राजनीतिक सिद्धांत के बारे में असत्य कथन को पहचानिए या जो असत्य कथन उसको आपको बताना है। तो इसमें जो असत्य कथन वो है कि 20वीं सदी के मध्य विज्ञानवाद के प्रभाव में तथ्यों के स्थान पर मूल्यों पर राजनीतिक विषयों पर बल दिया जाने लगा। बिल्कुल नहीं, ये आपका क्या नाम 20वीं सदी के मध्य के जो बात घटना कर रही है आधुनिक राजनीतिक विचार की, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान पर आधारित न कि प्राचीन या परंपरागत। कथन आपका डिसमैच है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ये असत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 4 अधिकार के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो अधिकार के बारे में सही कथन है कि अधिकार का अर्थ अपना देह हासिल करना है। सही है। समकालीन राजनीतिक पतन में नागरिक अधिकार शब्द 1930 से 60 के दशक में उभर कर आया। सही है। समकालीन दौर में जॉन रॉल्स की द थ्योरी ऑफ जस्टिस को अधिकारों से संबंधित सबसे प्रभावशाली कृति या रचना माना जाता है। ये कथन भी सही है। तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। स्वतंत्रता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? हॉब्स की स्वतंत्रता की अवधारणा विकल्पों में से मौजूद होने के विस्तार पर आधारित है। ये कथन आपका सही है, बाकी आप छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 निम्न में से किसका संबंध ड्वार्किन से है? तो ड्वार्किन से जिसका संबंध है वो है आपके एक तो महत्वाकांक्षा संवेदनशील नीलामी। सही है। अब बीमा योजना से संबंधित है, 1 और 2 ऑप्शन चौथा सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में न्याय की संकल्पना की विस्तार से विवेचना की है? तो जो पुस्तक का नाम है द क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम में कार्ल मार्क्स ने न्याय के सिद्धांत का विस्तार से विवेचन किया है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर। फ्यूचर ऑफ सेक्युलरिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक टी.एस. श्रीनिवासन है। अगला प्रश्न नागरिकता के बारे में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नागरिकता के बारे में जो सही कथन नहीं है या सही रूप से सुमेलित नहीं है वो है कि नागरिक समाज विन्यासों का विन्यास मेरियम यंग। ये गलत है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है विकास के बारे में असत्य कथन को चुनिए। तो जो असत्य कथन कौन सा है? पहला देखिए, गांधी जी विकास की ऐसी अवधारणा के विरुद्ध थे जिसका लक्ष्य भौतिक इच्छाओं को ढांकना और उसकी पूर्ति के उपाय को ढूंढना। ये सही है, गांधी जी का कथन सही है। निम्न वर्गीय एक परिवर्णित शब्द और नारा है जो आम नागरिक द्वारा उसे ऐसे विकास कार्यों के विरुद्ध
क्या मतलब कि बुलंद किया जाता है, बुलंद किया जाता है, जो उनके घरों के आसपास बने रहे हों और जिससे उनके जीवन पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है, ये कथन भी सही है। तो दोनों कथन सत्य हैं, इसमें कोई सभी कथन असत्य नहीं है, इसलिए जो आपका ऑप्शन 4 सही होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन उद्देश्य प्रस्ताव पर कांग्रेस द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति का सदस्य नहीं था। विशेषज्ञ समिति का सदस्य कौन सा इसमें से नहीं था? तो हैं आपके HC मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 12 कि किसने कहा कि उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ने से फायदे की जगह क्षति ज्यादा हुई है? ये किसका कथन था? तो ये दुर्गादास बसु का। क्वेश्चन नंबर 13 भारत का संविधान विश्व का सबसे व्यापक संविधान है, ये किसका कथन है? तो ये कथन आपका सर आइवर जेनिंग का है। क्वेश्चन नंबर 14 मूल अधिकारों के बारे में असत्य कथन आपको चूज करना है। जो मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है वो है कि सप्रू समिति ने मूल अधिकारों को अवाद योग्य बताया था, ये गलत है, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित नहीं है? गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित नहीं है आपसे पूछा जा रहा है, तो है आपका अनुच्छेद 48A। ये आपका पर्यावरण से संबंधित उद्देश्य इसमें शामिल है, इसलिए चौथा सही आंसर होगा, ये गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सही कथन इसमें आपको बताना है। तो सत्य कथन जो है आपका कि संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले जो कर है वो सीमा कर और संपत्ति कर है, ये सही है। दूसरा कि संघ द्वारा उद्ग्रहित किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क स्टाम्प शुल्क, ये कथन भी सही है, तो 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखिए किस समिति ने अनुच्छेद 306, 357, 360 को पूर्णतः ये 306 अनुच्छेद 356 है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 356 है, 6 नहीं है 56, 357, 360 को पूर्णतः समाप्त करने की सिफारिश की थी। तो है आपका पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र यानी वेस्ट बंगाल का जो मेमोरेंडम था उसमें। क्वेश्चन नंबर 18 क्षेत्रीय परिषदों व उसके मुख्यालय के बारे में कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद इसके मुख्यालय नई दिल्ली, ये सही है आपका। मध्य क्षेत्रीय परिषद इंदौर, ये गलत है आपका, ये सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा उसमें नहीं, दूसरा मध्य क्षेत्रीय परिषद इलाहाबाद है। क्वेश्चन नंबर 19 है राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये जो आपका अनुच्छेद 77 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की शक्ति विधायिका के समानांतर शक्ति है, ये कथन आपका गलत है, विधायिका का समानांतर नहीं है उसकी शक्ति। कारण देखिए कि राष्ट्रपति के अध्यादेश का प्रभाव व शक्तियाँ संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह होती हैं, ये सही है। तो कथन गलत होगा, कारण सही है, तो कारण सही है, कथन गलत है, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए प्रधानमंत्री निम्न में से किसका अध्यक्ष होता है? तो प्रधानमंत्री आपका राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष है और राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। तो ये तीनों सही है, तो ऑप्शन 2, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 22 कि कैबिनेट मंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल किसका रहा है? बतौर कैबिनेट मंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल किसका रहा? तो हैं आपके HR खन्ना साहब। क्वेश्चन नंबर 23 है कि लोकसभा उपाध्यक्ष के पास निम्न में से कौन सा विशेषाधिकार होता है? तो इसके पास जो विशेषाधिकार की शक्ति है वो है कि उपाध्यक्ष जब भी किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो स्वाभाविक रूप से उसका सभापति बन जाता है, ये सही है, तो ऑप्शन केवल 2 सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अस्तित्व में आने के बाद जम्मू कश्मीर से लोकसभा की कितनी सीट है? तो है आपका कुल 5 सीटें हैं, ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 कि उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीश करता है। उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीश करता है, तो इसकी जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, ये सही है। तरदत्त या एडहॉक जो जजेस होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है
कार्यभार ग्रहण करने से पहले राज्यपाल सत्यनिष्ठा की शपथ लेता है। शपथ में राज्यपाल निम्न में से क्या प्रतिज्ञा करता है? तो प्रतिज्ञा करता है कि निष्ठापूर्वक दायित्वों का निर्वहन करेगा, संविधान और विधि की रक्षा, संरक्षण और प्रतिरक्षा करेगा और स्वयं को राज्य की जनता के हित व सेवा में समर्पित करेगा। तीनों सही हैं, तो ऑप्शन चौथा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस समिति ने सिफारिश की थी कि कदाचार व अक्षमता के आधार पर राज्यपाल केवल उच्च न्यायालय के द्वारा ही पदच्युत किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा राजमन्नार समिति। क्वेश्चन नंबर 28 है, संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे तो कौन थे? वो हैं आपके हीरालाल शास्त्री, सीएम वेंकटाचार्य और जय नारायण व्यास। 1, 2, 3 और चौथा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में विधिक जिम्मेदारी राज्यों के मंत्रियों के लिए भी केंद्र की भांति विधिक है। ये गलत है। न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा नहीं कर सकता। सही है, तो केवल 2 सही होगा। अगला प्रश्न 30 कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपसे पूछ रहा है सही नहीं है कौन सा? विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया संविधान में अस्थायी है न कि अंतिम। ये गलत है। विधानसभा सदस्य विधानसभा सदस्य बनने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में भी मतदाता भी होना चाहिए। ऐसा कोई बाध्यता नहीं है, बल्कि मतदाता होना चाहिए। तो ऐसा तो दोनों गलत है, तो दोनों सही नहीं है। तो एक तो क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, एक साधारण विधेयक को विधान परिषद कितने समय तक रोक सकती है? तो मात्र 2 माह तक रोक सकती है किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद। मात्र नहीं, सॉरी, 4 महीने तक, 4 माह तक रोक सकती है। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, उत्प्रेषण लेख के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो उत्प्रेषण उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं कथन है यानी गलत कथन वो है कि किसी उच्च न्यायालय की खंडपीठ उसी उच्च न्यायालय की अन्य खंडपीठ को याचिका जारी कर सकती है। ये गलत है आपका, तो सही आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के तहत अनिवार्य प्रावधान हैं? तो अनिवार्य प्रावधान कौन कौन से हैं? एक की मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष के पद का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। सही है। महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों का आरक्षण। ये सही है। और जो सही है, पिछड़े वर्गों के आरक्षण नहीं है इसमें। राज्य वित्त आयोग का गठन सही है, तो 1, 2 और 4 सही होगा, यानी ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए कि नगरपालिकाओं के कार्यकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? नगरपालिकाओं के कार्यकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो है आपका 243 यो। क्वेश्चन नंबर 35, नेफा नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो नेफा के नाम से जो आपका अरुणाचल प्रदेश है वो जाना जाता है। भारतीय दलीय व्यवस्था को कौन टी डोमिनेंट्री पॉली सिस्टम कहा है? तो कौन कहा है? तो ये आपके रजनी कोठारी के हैं। डोमिनेंट सिस्टम या 1 पार्टी डोमिनेंट सिस्टम कहते हैं वो। अगला प्रश्न देखिए 37, निम्न में से कौन सा कांग्रेस सिंडिकेट का सदस्य नहीं था? तो कांग्रेस सिंडिकेट का सदस्य कौन सा नहीं था? तो अजय घोष। कांग्रेस सिंडिकेट एक दौर में पूरे कांग्रेस पार्टी पर अपनी पकड़ रखता था। वो पार्टी सरकार में एक धाकड़ अपना नेतृत्व या अपने पकड़ रखता था। उसी सिंडिकेट में आपके अतुल्य घोष, निंजलिंगप्पा और एस.के. पाटिल थे, अजय घोष नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 38 है, एकात्म मानववाद को भारतीय जनता पार्टी ने अपने मूल दर्शन के रूप में कब स्वीकार किया? तो है 1985। क्वेश्चन नंबर 39, किसने कहा था कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था के एक अमूर्त मॉडल के सूचक हैं? मॉडल के सूचक किसने कहा? तो यह ब्लूम ने कहा, W.T. ब्लूम। क्वेश्चन नंबर 40 है, राजनीतिक सिद्धांत की अवनति यानी राजनीतिक सिद्धांत का जो क्षय है उसके लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? आपसे पूछ रहा है। तो वैचारिक बहुवाद उत्तरदायी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किसका मत है कि राजनीतिक सिद्धांत विचारक केंद्रीय की जगह विचार केंद्रीय हो गया है? तो है आपका भीगू पारेख। क्वेश्चन नंबर 42, आधुनिक राजनीति के बारे में सही कथन को चुनें। तो आधुनिक राजनीति के बारे में जो सही कथन कौन सा है?
तो सही कथन है कि राजनीतिक सिद्धांत की आधुनिक अवधारणा का उदय व्यवहारवाद के विकास के साथ होता है। सही है। और आधुनिक राजनीतिक चिंतन में संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, न कि उसके मध्य अंतर संबंधों का, कि ये गलत है, बल्कि ये परंपरागत राजनीति की विशेषता है, न कि आधुनिक। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का स्वरूप वैज्ञानिक है। सही है। 1 और 3 सही होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 43, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के बारे में सही कथन को आपको चुनना है। जो सही कथन है वो बताना है आपको। तो वह है आपका कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की अध्ययन पद्धति निगमनात्मक है। सही है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत मूल्यों के अध्ययन पर जोर देता है। सही है। तो 1 और 2 दोनों सही नहीं, ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य को सामाजिक समन्वय या सामाजिक सवयव के रूप में परिभाषित करता है? तो इसका सही आंसर होगा निकोलस पोलांजा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, राज्य संबंधित दृष्टिकोण का यह मानना है कि समूह संघर्ष का स्थान है और इसलिए ये समूह संघर्ष का स्थान है और इसलिए ये समूह दबावों के प्रति अत्यधिक अनुक्रियात्मक है। ये कौन सा है, किसका मानना है या किस सिद्धांत का ऐसा मानना है? तो यह है परंपरागत बहुलवाद का। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, बोंदा निम्न में से किन में से संप्रभुता की शक्ति को सीमित मानते हैं? यानी यानी संप्रभुता की शक्ति को सीमित किसके आधार पर बोंदा ने मर्यादित किया उसको, या संप्रभुता को मर्यादित करने का जो सिद्धांत है किसके प्रति किया हो, किस आधार पर संप्रभुता के सिद्धांत को मर्यादित किया? तो है आपका ईश्वर के प्राकृतिक कानून और प्रथागत कानून के द्वारा। 1 और 2 दोनों सही होगा। एकत्रित संप्रभुता यानी एकल संप्रभुता शब्द का प्रयोग किसके संबंध में किया जाता है? तो एकत्रित जो है संप्रभुता को एकत्रित किया गया है तो किसके संदर्भ में किया जाता है? तो है आपका यूरोपीय संघ। एकत्रित संप्रभुता के ये अच्छे उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, राज्य के बारे में सही कथन को चुनना है। तो जो राज्य के बारे में सही कथन है कि राज्य मार्क्सवादी सिद्धांत उदारवाद के विरुद्ध एक प्रक्रिया के रूप में उभरा। सही है। रूसो राज्य को बॉडी पॉलिटिक मानता है, ये कथन भी सही है। 1 और 2 दोनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्यवस्थापिका के बारे में सही कथन चुने। तो व्यवस्थापिका के बारे में जो सही कथन है वो आपका कि अमेरिका में व्यवस्थापिका स्वतंत्र रूप से नीति निर्माण करती है। सही है। साम्यवादी देशों में व्यवस्थापिका नीति निर्माण में न्यूनतम सहयोगी है। सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 50, अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति का जो चुनाव है प्रत्यक्ष किंतु निर्वाचक मंडल द्वारा। अगला प्रश्न देखिए 51। अगला प्रश्न कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? सेपरेशन ऑफ पावर, स्पिरिट ऑफ लॉ। इस पुस्तक के रचनाकार दोनों एक ही हैं, तो मॉन्टेस्क्यू। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से न्यायिक पुनर्वलोकन की आलोचना कौन सी है? तो न्यायिक पुनर्वलोकन की आलोचना कौन सी हो सकती है कि न्यायपालिका उच्चतम व्यवस्थापिका बन जाती है कभी कभी इस मामले में, तो ये इसकी आलोचना हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 53, लोकतंत्र एक उत्तम शासन प्रणाली है क्योंकि यह मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानती है, उसका सम्मान करती है। तो ये कथन किसका है? ये वॉल्टर बेजहॉट का है। क्वेश्चन नंबर 54, अगला प्रश्न देखिए कि सही कथन इसमें से चूज करना है कि लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत इसके विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत की तुलना में अधिक प्रगतिशील और आशाजनक है। कथन सही है। विचरणात्मक लोकतंत्र का सिद्धांत लोकप्रिय प्रभुसत्ता और उदार लोकतंत्र से जुड़े विचारों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास है। ये भी सही है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय शासन की विशेषता है? संसदीय शासन की विशेषता आपसे पूछा है, तो इसकी विशेषता कि राजनीतिक सजातीयता, शासन में कार्यकुशलता को हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि बहुत डिले होता है इसमें, गत्यारोधक की आशंका कम हो जाती है। 1 और 3 दोनों सही होंगे। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से कौन से अध्यक्षात्मक शासन की आलोचना नहीं है? ये पूछ रहा आपसे आलोचना या आलोचना नहीं है, यानी उसकी विशेषता क्या है? आलोचना यानी उसकी कमियां नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा अक्षम व्यक्तियों का शासन। ये आलोचना नहीं हो सकता है, बाकी तीनों आलोचना हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 57 है, संघ का निर्माण होता है स्वतः जन्म नहीं होता, यानी संघ का निर्माण किया जाता है इसका, बल्कि स्वतः इसका निर्माण नहीं होता, स्वतः जन्म नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा मैरियट का ही कथन है कि निम्न में से कौन सा राज्य एकात्मक तो है किंतु विकेंद्रित शासन नहीं है? ये होगा आपका पुर्तगाल।
निम्न में से किसने भारित मतदान का समर्थन किया है? तो ये है J.S. मिल। अगला प्रश्न, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राजनीतिक दल के बारे में मॉरिस डुवर्जर जो है सशक्त अभिव्यक्ति की बात करता है, सही है। कैच ऑल पार्टी क्रिश्मर की बात है। समस्तरीय सिद्धांत एंथनी डाउन्स का है। तीनों कथन सही यानी सही, सभी सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61, कौन दबाव समूह को अदृश्य सरकार कहता है? तो दबाव समूह को अदृश्य सरकार कहने वाले जो हैं आपके ये मैक्विन है, मैक्विन, डीडी मैक्विन है। क्वेश्चन नंबर 62, व्यवहारवाद के बारे में सही कथन को चुनना है आपको। व्यवहारवाद के बारे में जो सही कथन है वह है कि इसकी अध्ययन पद्धति में अंतर्विषयक उपागम का सहारा लिया जाता है, ये सही है। उत्तर व्यवहारवाद ने व्यवहारवाद की आलोचना की, वह परंपरावाद को फिर से स्थापित करने का समर्थन किया, बिल्कुल नहीं। उत्तर व्यवहारवाद की आलोचना बल्कि उसमें सुधारात्मक प्रयास है, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा, तो केवल एक सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, उत्तर व्यवहारवाद के बारे में सही कथन आपको चुनना है, तो वह है आपका कि इसमें जो सही कथन है कि इसमें निर्णयन की प्रक्रिया का विश्लेषण किया जाता है, तो ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64, डेविड ईस्टन ने सुधार कर लीजिए उसको, निम्न में से कौन से समर्थन का वर्णन नहीं करता है? तो डेविड ईस्टन भौतिक समर्थन, सहभागी समर्थन और सरकारी सूचना का समर्थन करता है, लेकिन सीमाओं का समर्थन नहीं करता है, तो ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65 कि आमंड व पावल ने राजनीतिक व्यवस्था के विकास के निम्न में से कौन सी विशेषता बताई है? तो है आपका संरचनात्मक विभेदीकरण और संस्कृति की चिरकालिकता, तो ऑप्शन 3 सही है। 1, 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न देखिए, कथन और कारण। क्वेश्चन नंबर 66, विकास के बारे में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विकास के बारे में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यह आपका राजनीतिक विकास जन सहभागिता के रूप में, एम.एन. हेंडरसन, ये गलत है, सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन 4 सही है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, ये वाला डब्ल्यू रोस्टो वाला आ चुका है, पिछले बार के उसमें था पेपर में। क्वेश्चन नंबर 67 है, टू पॉलिटिकल कल्चर्स इन इंडिया। टू पॉलिटिकल कल्चर्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो है आपका मैरन विनर। क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय राजनीतिक दल के बारे में सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? कि रजनी कोठारी कांग्रेस सिस्टम की बात करते हैं, सही है। मॉरिस जोन कांग्रेस शासित व्यवस्था की बात करता है। जीवन सॉफ्टवेयर जो है प्री डोमिनेंट पार्टी सिस्टम की बात करता है, यानी सभी सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 69, रजनी कोठारी ने बताया कि भारत में जाति के राजनीतिकरण के कौन से चरण बताए हैं? रजनी कोठारी ने भारत में जाति के राजनीतिकरण के कौन से चरण बताए हैं? तो है आपका लौकिकीकरण है ये, और पंथ निरपेक्षता है और चेतना है, विषमतामूलक नहीं है, तो 3 सही होंगे, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 70 है, सेल्फ एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1977 में हुई। क्वेश्चन नंबर 71, कांसीराम द्वारा सामाजिक परिवर्तन कार्यक्रम में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? तो है आपका जाति का पुनरुत्थान। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से कौन सा सामाजिक आंदोलन का महत्वपूर्ण तत्व है? तो सामाजिक आंदोलन का जो महत्वपूर्ण तत्व है वह है आपका कि सामूहिक कार्यवाही और सामाजिक परिवर्तन, मुख्य प्रयोजन नहीं है। 1 और 2 ये होंगे सही ऑप्शन, तो जो आपका ऑप्शन 3 है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73, किसने धर्म को दीर्घकालीन राजनीति तथा राजनीति को अल्पकालीन धर्म कहा है? तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू हैं। सॉरी, नहीं गलत है, राम मनोहर लोहिया ने कहा, सॉरी माफ़ कीजिए, ये कथन आपका राम मनोहर लोहिया का है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन सी विशेषता नवीन सामाजिक आंदोलन की है? तो सामाजिक आंदोलन की जो नवीन विशेषता है वो कौन सी है? कि एक तो नवीन सामाजिक आंदोलन व्यक्तिगत व सामूहिक नैतिकता से जुड़े होते हैं। नवीन सामाजिक आंदोलन वर्ग आधारित होते हैं, बिल्कुल नहीं, गलत है। नवीन सामाजिक नागरिक समाज के साथ ही परिसीमित और संबंध होते हैं, तो ऑप्शन 3 सही होगा। 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए कि भारतीय व अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली के बीच निम्नलिखित में से कौन सी समान विशेषताएं हैं?
तो इन दोनों में जो समानता की विशेषता है वो केवल ये राष्ट्रपति के पास वीटो पावर के मामले में भारतीय राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति के पास दोनों में समानता है कि दोनों के पास वीटो पावर है, तो केवल 3 से ही होगा। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को कार्यकारी शक्ति दी गई है, या कौन सा है वो अनुच्छेद है संयुक्त राष्ट्र संघ में के संविधान से किस अनुच्छेद द्वारा, ये आपको पूछ रहा है। तो 76 का अनुच्छेद 2। क्वेश्चन नंबर 77, कथन और कारण है कि यथार्थवाद के लिए सर्व मान्य है या सर्वकुंजी राष्ट्रीय हित की अवधारणा है, इसकी व्याख्या राष्ट्रीय शक्ति के संबंध में की गई है। कथन सही है। राजनीतिक यथार्थवाद राष्ट्रीय हित का स्थिर अर्थ लगाता है, ये भी सही है, और व्याख्या भी सही है, तो ए आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 78, इस संप्रेषण सिद्धांत सरकार को सूचना प्रवाह पर आधारित निर्णय व्यवस्था के रूप में लेता है, तो ये कथन आपका कथन सही होगा। कारण देखिए साइबरनेटिक्स मॉडल पर आधारित है, ये सही है, ये दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी है। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन असुमेलित है, यानी सुमेलित नहीं है। असुमेलित पूछ रहा है आपसे, तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है या असुमेलित है कि जो रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म ये जेम्स मार्च के गलत है, ये सही आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 80 कि राष्ट्रीय हित को किसने व्यक्तिनिष्ठ व वस्तुनिष्ठ में बांटा है, तो यहाँ आपके जोसेफ फ्रैंकल। क्वेश्चन नंबर 81, भारत व पाकिस्तान के मध्य विवादित कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए योजनाओं या प्रस्ताव या मिशन का निर्माण किया का सही क्रम क्या है, तो उसका जो सही क्रम है वो है आपका कि हाँ ये होगा मैककॉटन योजना, डिक्सन प्रस्ताव, फिर ग्राहम मिशन, 1 2 3 चौथा सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 82, भारत व बांग्लादेश के मध्य तीस्ता नदी जल विवाद के समाधान के लिए संयुक्त नदी आयोग की स्थापना कब की गई, तो इसकी जो संयुक्त नदी आयोग की स्थापना की गई 1972 में। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत व उसके पड़ोसी देशों के साथ विवादित मुद्दों के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। कच्छद्वीप जो द्वीप है वो किससे संबंधित है, तो ये नेपाल श्रीलंका से संबंधित सही है। बगलिहार परियोजना पाकिस्तान से है। मधेसी समस्या नेपाल से है। डोकलाम विवाद चीन के साथ है, न कि मालदीव के साथ, तो ये गलत होगा, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन 4 ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए 84, हैंड इन हैंड नामक संयुक्त सैनिक अभ्यास किसके साथ करता है, भारत के संदर्भ में है, तो ये है आपका चीन। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, भारत व चीन के मध्य सीमा विवाद सुलझाने के लिए संयुक्त कार्य दल का गठन कब किया गया है, तो ये आपका 1987 में किया गया। यूरोपीय यूनियन को नोबेल पुरस्कार कब मिला, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए ऐसे प्रश्न। तो ये है आपका 2012 में यूरोपीय यूनियन को नोबेल पीस प्राइज मिला। क्वेश्चन नंबर 87 कि अमेरिका ने परमाणु हथियारों का विकास किस योजना के तहत किया, परमाणु हथियारों का विकास जो मैनहट्टन योजना के तहत किया। शीत युद्ध से संबंधित शब्दावली नहीं है, तो शीत युद्ध के दौरान कौन सा शब्द यूज नहीं होता था, तो पेरेस्ट्रोइका इससे संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 89 है, शीत युद्ध से संबंधित घटनाओं को अवरोही क्रम में समाइए या व्यवस्थित कीजिए या सुमेलित कीजिए। तो जो शीत युद्ध से संबंधित जो घटना है आरोही क्रम में, घटनित क्रम में, यानी सबसे पहले ट्रूमैन सिद्धांत, उसके बाद मार्शल, फिर बर्लिन की नाकेबंदी, फिर डियन वियन फू का पतन, तो ऑप्शन पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89 के बाद 19, राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर, राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर किसकी रचना है या किसकी किताब या किसकी बुक है, तो ये पॉल कैनेडी की है। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किस राजनीतिज्ञ ने सोवियत संघ को दुष्ट साम्राज्य की संज्ञा दी है, कौन थे वो, तो ये थे आपके रोनाल्ड रीगन। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन नाम यानी गुटनिरपेक्ष या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का पर्यवेक्षक संगठन नहीं है, तो है आपके सिलेट। लोकतांत्रिक शांति का सिद्धांत किसने दिया, तो लोकतांत्रिक शांति का सिद्धांत माइकल डॉयल के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए कि निम्नलिखित में से आसियान का सदस्य देश कौन सा नहीं है, तो आसियान का जो सदस्य नहीं, उत्तर कोरिया नहीं है, दक्षिण कोरिया है। क्वेश्चन नंबर 95 कि दक्षिण एशियाई संगठन से सैटेलाइट कब प्रक्षेपित किया गया,
तो जो दक्षिण एशियाई संगठन से सैटेलाइट जो प्रक्षेपित किया गया हो 5 मई 2017 को। अल्बा से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। अल्बा से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों पर आपको विचार करना है और सही कोड का यूज करना है। तो इसमें अल्बा के संस्थापक वेनेजुएला के राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज हैं, ये सही है। 2012 में होंडुरास को अल्बा से निकाल दिया गया, ये गलत है। तो केवल एक सही है, इसमें केवल एक सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 97, द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो ये शेख बंदोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 98 है, कूटनिरपेक्षता 2 के बारे में असत्य कथन कौन सा है? तो कूटनिरपेक्षता 2 के बारे में जो असत्य कथन है कि इसको भारतीय विदेश मंत्रालय ने तैयार किया, ये गलत है। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 99, पूर्व की ओर देखो नीति यानी लुक ईस्ट पॉलिसी कब अपनाई गई? तो ये जो आपका है नरसिम्हा राव जी की सरकार थी उसके दरमियान, तो ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100, संयुक्त राष्ट्र संघ की नवनिर्मित संस्थान मानवाधिकार परिषद 2006 में पहली बार भारत किस देश के विरुद्ध मतदान किया? किस देश के विरुद्ध मतदान किया? तो है श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 101, किस देश ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएनओ में संचालित शक्ति कार्यक्रम के मुखिया सतीश नाबियार थे? ये थे आपके यूगोस्लाविया। अगला प्रश्न 102, प्लेटो से संबंधित विचार नहीं है, तो प्लेटो से संबंधित विचार कौन सा नहीं है? तो है आपका कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण है, ये गलत है, बल्कि जॉन रॉल्स का ये संबंधित है, न कि प्लेटो से। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 103, अरस्तु के शिक्षण संस्थान का क्या नाम था? उसके शिक्षण संस्थान का नाम लिसियम था। क्वेश्चन नंबर 104, मैकियावली के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो मैकियावली के संबंध में जो कथन सही नहीं है कि इटली के लिए गणतंत्र उपयुक्त था, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 105, हॉब्स शांति की धारणाएं कहलाती हैं। हॉब्स शांति की धारणाएं कहलाती हैं, कौन सा? तो वह प्राकृतिक नियमों को बोलता है। अगला प्रश्न है 107 की समान इच्छा के संबंध में सही कथन नहीं है। तो इसके बारे में जो सही कथन नहीं है वो है आपका कि समान इच्छा बहुमत की इच्छा है, बिल्कुल नहीं, ये सही आंसर होगा, गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 108, बेंथम की दार्शनिक आमूल परिवर्तनवाद का प्रणेता किस विचारक ने कहा? बेंथम को कर लीजिए, दार्शनिक आमूल परिवर्तनवाद का प्रणेता किसने कहा है? तो है आपके सेबाइन। क्वेश्चन नंबर 109, एक संतुष्ट शुक्र की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना बेहतर है, किसका कथन है? तो याद रखिए कथन आपका जॉन स्टुअर्ट मिल का है। क्वेश्चन नंबर 110, अतिरिक्त मूल्य पर मार्क्स के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सही ऑप्शन मैच करना है आपको कि अतिरिक्त मूल्य का सृजन उत्पादन के दौरान होता है, विनिमय के दौरान नहीं। सही है। अतिरिक्त मूल्य माल के बाजार मूल्य एवं विनिमय मूल्य का अंतर है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। अतिरिक्त मूल्य के उपभोग मूल्य एवं विनिमय मूल्य का अंतर है, सही होगा आपका। तो 1 और 3 सही होगा, दूसरा गलत होगा, यानी ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। अरस्तु के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है अरस्तु के बारे में कि अरस्तु ने अकादमी नामक विद्यालय को प्रारंभ किया, बल्कि ये गलत है, इसने नहीं, प्लेटो ने किया। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, रूसो किसका दार्शनिक था? तो लोकतंत्र का, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का, संसदीय लोकतंत्र का या पितृसत्तात्मक समाज का? तो है आपका कि वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थक है और संसदीय व्यवस्था का समर्थक है। 1, 2 सही होंगे, ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। कि रूसो की समान इच्छा हॉब्स का सिर कटा लेवियाथन है, ये कथन किसका है? तो ये कथन याद रखिए हंसा का है। राम मनोहर लोहिया ने चौखंबा योजना का प्रतिपादन किस बुक में किया है? चौखंबा जो है उनका किस बुक में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया राम मनोहर लोहिया ने? तो है आपका एस्पेक्ट ऑफ सोशल पॉलिसी, ऑप्शन ए पहला सही होगा, 114 का पहला सही है। अगला प्रश्न, कौटिल्य के राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? सत्य कथन कौन सा है कौटिल्य के राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में? तो है आपका
कौटिल्य राज्य को साध्य मानता है, सही है। राज्य की उत्पत्ति एक समझौते से हुई है, सही है। कौटिल्य के मतानुसार आदिकाल में मत्स्य न्याय की उत्पत्ति थी, सही है। अर्थशास्त्र के प्रथम अधिकरण में राज्य की उत्पत्ति की चर्चा की गई है, सही है। तो चारों सही है, पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 116 मैकियावेली ने राज्यों का वर्गीकरण में क्या किया है, किस प्रकार उसने वर्गीकरण किया है, तो वह आपका मैकियावेली ने राज्यों के वर्गीकरण में अरस्तु का अनुसरण किया है, ऑप्शन पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 117 कि दादा भाई नौरोजी के संबंध में त्रुटिपूर्ण या गलत कथन को पहचानिए। तो इनके बारे में जो असत्य कथन है वो है आपका कि वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे, बल्कि 3 बार है, न कि 2 बार, गलत है। तो ऑप्शन चौथा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 118 दार्शनिक अराजकतावादी सिद्धांत किसने दिया, तो महात्मा गांधी ने दिया। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हुए, तो ये श्री अरविंद घोष हुए। क्वेश्चन नंबर 120 अंबेडकर विरोधी नहीं थे, तो अंबेडकर जो है किसके विरोधी नहीं थे, तो कांग्रेस के विरोधी नहीं थे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका बीपीएससी के लिए एक मॉडल पेपर जिसको हमने पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए सॉल्व किया। पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर है वर्ग 2 के लिए, यानी जो 11 से 12 के शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो उसके लिए बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, रिवाइज कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।